तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है, और ईएमएफ के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, आज इस चीज के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे हम लोग, ठीक है, पूरा डिटेल। वैसे तो हमारे सिलेबस के बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन इनके अंदर थोड़ा समझने का थोड़ा ज्यादा होता है। तीनों ही एक साथ रिलेट करते हैं क्या होता है। तो डीसी पांडे का एक एग्जांपल लेते हैं। भाई ये मानो यहाँ पर रखा है एक टैंक, ठीक है, ये रहा पाइप और यहाँ रखा है एक टैंक, ठीक है, टैंक, और यहां से इसमें यहां जा रहा है पानी, कहां से, यहां पर, ठीक है, यहां पानी लाना है कंटेनर के अंदर। ये टैप खुला हुआ है। अगर जो इससे टैंक से पानी यहां से आएगा, मैं बोलूं चलो यहां से ऐसे आएगा निकल करके, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है, और ये टैंक किसी घर पर रखा हुआ है या किसी भी चीज के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर जो इस टैंक से यहां से पानी आएगा तो किस वजह से आएगा? क्या आपको पुश करने की जरूरत है पानी को? नहीं ना, अपने आप आएगा। किस वजह से आएगा? ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से, ठीक है। जितना ज्यादा आप इसको ऊपर लेते चले जाओगे उतनी ही तेजी से पानी आएगा, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ही ज्यादा होना है इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से पानी क्या आता है, नीचे की साइड में आता है, इस वजह से पानी आता है। लेकिन अगर जो मैं बोलूं आप उल्टा प्रोसेस करो कि पानी ले जाना है आपको ऊपर वापसी से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको एक पंप का यूज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, या बोल लो समरसेबल जो आता है उसको लगवाते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर लाने के लिए उसका यूज किया जाता है। यानी कि आपको पंप की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले नल होते हैं तो उसको पंप बोलते हैं, ठीक है। अब वो जमीन से पानी को निकालने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है? पंप की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब उसको पुश करेंगे तभी तो पानी ऊपर जाएगा। अब ये सेल जो होती है ये भी कुछ इसी तरीके से वर्क करती है। यानी कि पहले तो पानी आ रहा था भाई ऊपर से ग्रेविटी की वजह से नीचे, ठीक है। जितना आप इसको ऊपर लेते चले जाओगे उतनी ही तेजी से पानी नीचे आएगा। लेकिन अगर जो हम नीचे से पानी को ऊपर ले जाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? पंप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पंप से आप पानी ऊपर ले जा सकते हो। जैसे कि मेरे को जमीन में से पानी निकालना है, मैंने बोला था, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? नल जो होता है वो पूरा प्रोसेस यानी कि पंप का काम करता है, वो पानी को खींचता है ऊपर की साइड में। तो इसी तरीके से हमारी बैटरी सेल जो है वर्क करती है। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या करा, एक सर्किट लिया, इसमें लगा दिया भाई एक रेजिस्टेंस की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने लगाई यहाँ पर एक सेल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है ना। अब मैंने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज गया इधर से और नेगेटिव चार्ज गया इधर से। जर्नली सेल वो होती है, अगर तो मैं बोलूं तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे उस डिवाइस को सेल बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे, ऐसी डिवाइस को सेल बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि हम रिमोट में सेल डालते हैं, वो भी क्या है? सेल है, ठीक है। ये सभी सेल होती है, और सेल को मिलाकर के जब कई सारी सेल आपस में मिला दी जाती हैं तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। यानी कि वो भी एक टाइप की सेल ही है, वो भी एक टाइप की सेल ही है। अब सेल जो है वर्क कैसे करती है समझना आखिर हमारे को ये है। तो सेल एक तरह से इलेक्ट्रिक पंप का ही वर्क करती है, यानी कि पंप के ऊपर ही चलती है। कैसे? अगर जो मेरे को चार्ज को ऊपर भेजना है, तो एक ये क्या करता है? इसको पुश करता है। यानी कि इसके अंदर एक ऐसी फोर्स पैदा होती है, ना ही जो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, ना ही वो अदर नेचर फोर्स होती है, कुछ अलग टाइप की ही फोर्स होती है जो क्या करती है? चार्जेस को ऊपर की साइड में पुश करती है, जिसकी वजह से चार्ज क्या करते हैं? फ्लो करते हैं ऊपर की साइड में, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे को करंट मिलती है, ठीक है। अगर जो मैं बोलूं तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर जो मैं यहाँ पर सर्किट ओपन है तब तक चार्ज क्या करेगा? नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सर्किट को ओपन करूंगा एक नए टाइप की फोर्स जनरेट होगी बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? जाना शुरू कर देगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये देखा होगा। हम क्या डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर? तो इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं। डालने के बाद में हम इसको
कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने जनरली ये फिनोमेना देखा होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के बाद कहीं यहां पर आता है, ठीक है। अब आप तो नहीं लेके जा रहे हो उसको, इलेक्ट्रॉन खुद ही जाता है ना, देखो खुद ही जाएगा, खुद ही होता है पूरा प्रोसेस। यानी कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक पंप की तरह, यानी कि एक फोर्स ऐसी जनरेट हो रही है यहाँ पर जो इसको चार्ज को क्या कर रही है, पंप कर रही है ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड में। अरे यही है सेल, मैं कह रहा हूं यही है सेल यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो। चार्ज क्या करता है, यहाँ से गया एनर्जी लेकर के। जनरली चार्ज जो होता है, आपने सुना हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि सेल जो है वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करती है। वो लोग बोलते हैं चार्ज, सेल जो है चार्ज प्रोड्यूस करती है, नहीं, वो क्या करती है, चार्ज उसके अंदर होता है और चार्ज क्या करता है, भाई यहाँ से एनर्जी लेकर के जाता है और यहाँ पर खत्म करता है अपनी एनर्जी को, जो भी यहाँ पर हमारा एलिमेंट होगा। और उसको खत्म करने के बाद, ये जनरली डीसी पांडे अगर जो आप ध्यान से पढ़ो तो उसके अंदर ये फिनोमेना बहुत अच्छे से दिया हुआ है। चार्ज क्या करता है, यहाँ से एनर्जी लेकर के जाएगा और एनर्जी लेने के बाद में एनर्जी कैसे मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एनर्जी कैसे मिलती है उसको, इस एनर्जी को लेकर के जाएगा और लेने के बाद यहाँ पर एनर्जी को खत्म करता है, कहां पर, यहाँ पर, और वापसी पर घूम करके अपनी जगह आता है ना। तो इसी तरीके से अगर जो चार्ज यहाँ से निकला है तो यहाँ से इसमें चार्ज जाएगा और जो भी यहाँ पर बल्ब लगा है, जो भी लगा है, वैसे हम लोग यहाँ पर किसी चीज का यूज करते नहीं है, आपने केमिस्ट्री में देखा हो, क्योंकि वहां पर हम फिनोमेना बता रहे होते हैं कि यानी कि बैटरी कैसे बनती है। तो जो भी एलिमेंट लगता है भाई यहाँ पर लगता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी उसको देता है, वापसी में फिर करके वापसी आता है, फिर यहाँ पर आकर के वापसी इधर जाता है, वापसी इधर जाता है। कैसे जाता है भाई, ये जो होता है आपने सुना होगा, ये होता है एनोड, ये होता है एनोड, जबकि ये जो होता है ये होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। अब जबकि ये होता है पॉजिटिव चार्ज कैथोड और ये होता है नेगेटिव चार्ज एनोड, एनोड जो होता है हमारा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एनोड से गया, कहां पर गया भाई, कैथोड पर गया। लेकिन आपने एक बात नहीं देखी होगी कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन भी इधर क्यों जाएगा, इधर क्यों जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो खत्म बात, खत्म बात। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कहां जाता है, इधर की साइड में मूव करता है, मूव करता है। जिस वर्क, इसी वर्क की वजह से जब इसको ये भाई अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा जाए तो ये यहां पर आकर के चार्ज क्या हो जाना चाहिए था, डिफ्यूज हो जाना चाहिए था, ठीक है, डिफ्यूज होना चाहिए था और यहाँ पर बात खत्म हो जाती बिल्कुल, यानी कि कुछ प्रोसेस नहीं होता डिफ्यूज होने के बाद चार्ज का। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये चार्ज आता है, अपनी एनर्जी इसको देता है, देने के बाद में यहाँ पर अगर चार्ज कभी भी डिफ्यूज नहीं कर सकता, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही आप बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। तो चार्ज सीधा क्या होता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाने के बाद इधर आया, इधर आने के बाद जैसे ही चार्ज यहाँ आया तो वापसी अपना सर्किट कंप्लीट करता है, यानी कि इधर की साइड में मोशन करता है। मोशन भी ऐसे नहीं करता है, मोशन सॉल्यूशन में, यानी कि चार्ज सॉल्यूशन पे आता है, अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा है उसके द्वारा मोशन करता है, अंदर की साइड में सॉल्यूशन मोशन कराता है, उसको कौन कराता है, सॉल्यूशन मोशन कराता है। और चार्ज कहाँ चला जाता है, फिर वापसी से यहीं पर चला जाता है, जिसके लिए भाई ये तो बहुत हार्ड काम है ये, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है वो। भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करने चाहिए था, तो ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर आया तो ये पॉजिटिव एनोड, ये इसको नहीं छोड़ेगा एक तरीके से, लेकिन उसके अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है। जब ही उसको क्या मिलती है, जब वर्क करेगा तो एनर्जी होगी, और एनर्जी ही लेकर के फिर यहाँ से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को लेकर के ऊपर जाता है। ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर होता है, बैटरी के अंदर। ये से पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, छोटा सा दिखा दिया मैंने, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये पॉजिटिव, अच्छा उल्टा बना दिया, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां से भाई क्या हुआ, देखो पॉजिटिव से चार्ज आया, पॉजिटिव में गया, यहाँ पर आ गया लो चार्ज, ठीक है, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, भाई इधर से इलेक्ट्रॉन गया और ये इधर आ गया, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब आ गया इलेक्ट्रॉन तो इधर, ठीक है, लेकिन ये तो भाई नेगेटिव है और ये तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये इसको नहीं जाने देगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर की साइड तो बिल्कुल नहीं जाने देगा, ना ही इधर जाने देगा, लेकिन ये फिर भी जाता है, बिकॉज यहाँ पर यहाँ पर होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है हमारी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उसका कुछ प्रभाव नहीं रहता इस पर। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आता है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगी और जब यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं करेगी और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो थोड़ी बहुत बची होगी, अगेंस्ट क्या करेगा, अगेंस्ट तो वर्क करेगा जब जाएगा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क ना करने का मतलब क्या है, यानी कि जो अदर दूसरी फोर्स है
एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो ज्यादा हो रही है इधर की साइड में, जब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी हो रही है, नेग्लिजिबल हो रही है, यानी कि उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है फालतू, ज्यादा वर्क जो हो रहा है, वही क्या होता है, वही क्या होता है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ, और यही ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ कुछ नहीं होता, ईएमएफ होती है एनर्जी, यानी कि एनर्जी। ई का फॉर्मूला आपको पढ़ा भी होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज ही ईएमएफ होती है, वोल्टेज ही ईएमएफ होती है। यानी कि लेकिन जब चार्ज फ्लो ना कर रहा हो कंडक्टर से, जब यानी कि बैटरी जब कनेक्ट ना हो सर्किट से, ये मैं दुकान से बैटरी खरीद करके लाया, अब ये बैटरी ऐसी है और मैंने इसको सर्किट में नहीं यूज करा, अगर जो मैंने इसको सर्किट में नहीं यूज करा तो अब जो इसका पोटेंशियल होगा वो वोल्टेज में नहीं होगा, वो वोल्टेज यानी कि उसको वोल्ट नहीं बोला जाएगा, वो क्या होगा, अब इसका ईएमएफ होगा। ईएमएफ होता है द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज नोन एज ईएमएफ। या ऐसे ही बोल सकते हैं आप, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, यानी कि करंट फ्लो ना कर रही हो सब सर्किट में, जब सर्किट कैसा हो, ओपन हो, उस टाइम जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो ही ईएमएफ होता है, वो ही ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि भाई ये क्या होती है, एक टाइप की फोर्स होती है, नहीं भाई फोर्स नहीं होती, ये क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि इधर की साइड चलने में जो वर्क किया, उसने क्या करा, वर्क किया बैटरी के अगेंस्ट, जो यहां पर दिखाता हूं, इधर की साइड यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चलने में, फिर उल्टा हुआ है, ये पॉजिटिव इधर था हमारा, ये नेगेटिव इधर था, हाँ ये पॉजिटिव इधर था, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। एक मिनट, यानी कि ईएमएफ क्या होता है कि भाई इधर जो पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से इधर से इलेक्ट्रॉन चलेगा, है ना, इधर जाने के बाद सर्किट में घूम करके पूरा इधर आएगा अपनी एनर्जी दे करके। लो मैं एक बार फिर बनाता हूं इसको और अच्छे समझ में आएगा, बहुत ज्यादा वैसा हो गया। ये रहा रेजिस्टेंस, आप बल्ब भी लगा सकते हो। इस बार मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर लगाया आपको दिखाने के लिए, ताकि आप एनोड्स में काफी अच्छे से समझ सको, ठीक है, काफी अच्छे से समझ सको। ध्यान देना, ये कंटेनर था, ये इलेक्ट्रोड्स लगी हुई थी, ये वाली भी इलेक्ट्रोड्स थी, यहां से चार्ज गया ऐसे, इलेक्ट्रॉन जाने शुरू करे ऐसे, यहां पर लगता है कोई भी सर्किट जब कनेक्ट होता है, मान लो मैं यहां बल्ब लगा तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, क्यों, फिर से रिपीट करता हूं थोड़ा सा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन जाता है और यहां पर बल्ब को अपनी एनर्जी दे देता है, बल्ब को क्या करता है, अपनी एनर्जी दे देता है, जिसकी वजह से ग्लो करता है। यानी कि चार्ज की वजह से कुछ नहीं होता, सारी चीज क्या होती है, एनर्जी की वजह से होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो कन्वर्ट कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा था अभी, यानी कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें केमिकल होता है, ठीक है, अब ये केमिकल होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर तो इसने अपनी एनर्जी खत्म कर दी, तो अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इधर आकर के नीचे एनोड पर, ये कैथोड, ये होता है पॉजिटिव, ये एनोड, ये होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, आने के बाद में ये तो भी पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन आया तो इसके हिसाब से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इधर नहीं जाएगा तो कॉमन सेंस सी बात है, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। डीसी पढ़ने में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर जो यहाँ पर इधर नहीं जाएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक अलग टाइप की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर एक अलग टाइप की रिएक्शन हो रही है ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा, उसको उसने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। वो फोर्स इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को नहीं जाने देना चाहिए था अपने से दूर, यानी कि इधर नहीं जाने देगा नेगेटिव के पास में, लेकिन वो फिर भी जा रहा, तो एक नई टाइप की फोर्स जनरेट होती है। और जब ये इधर चलता है, इधर, तो ये किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, जितनी भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट तो वर्क करेगा ही, तो उसकी वर्क को पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि पर टेस्ट चार्ज बोल रहे, पर यूनिट चार्ज, जितने भी चार्ज निकल करके जाएंगे तो उतना ही ज्यादा वर्क करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा वर्क करेंगे। वही क्या होता है हमारा, वही ईएमएफ होता है। जनरली तो उसको वोल्टेज बोलेंगे, वही वोल्टेज होता है, वोल्टेज। लेकिन
जब सर्किट हो ओपन, जब सर्किट हो ओपन, करंट ड्रॉ ना कर रही हो सेल से, उस टाइम जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग ईएमएफ बोल देते हैं। यानी कि रिएक्शन तो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, उल्टे साइड में रिएक्शन। बैटरी के अंदर चलती है ये रिएक्शन, कहां चलती है, बैटरी के अंदर चलती है, इनसाइड द बैटरी। कहां चलेगी, इनसाइड द बैटरी। और जब उसी को वोल्टेज बोला जाता है, उसी को वोल्टेज बोला जाता है। और जब करंट ड्रॉ ना कर रही हो, उसी वोल्टेज को क्या बोला जाता है, ईएमएफ बोला जाता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। फोर्स, ये फोर्स नहीं होती, ये क्या होता है भाई, ये होता है पोटेंशियल। यानी कि ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, फोर्स नहीं होता। अब फोर्स नाम कहां से पड़ा, ये फोर्स इसका हिस्टोरिकल नाम है, यानी कि पहले के टाइम पर इसको फोर्स माना जाता था। ऐसा लगता था कि भाई फोर्स, एक फोर्स जनरेट होती है, लेकिन फोर्स नहीं होती, वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। टोटल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी इज नोन एज ईएमएफ। जैसे आप दुकान से बैटरी खरीद कर लाओ तो वो अभी तो सर्किट में कनेक्ट नहीं हुई, वो क्या है आपका, पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल है, उसी को पोटेंशियल बोला जाता है। तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, मगर जो फिर भी डाउट है इस टॉपिक में तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। तो सेल मैंने बता दी कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एनर्जी देगा, देने के बाद में इधर आया, इधर आने के बाद में फिर वो इधर आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करता है, वर्क करता है, वही वर्क पोटेंशियल है, वही वर्क पोटेंशियल है। तो इस तरीके से सेल हमारी वर्क करती है और उसी की वजह से पोटेंशियल होता है और उसी की वजह से ईएमएफ होता है, उस वर्क की वजह से। ठीक है, आ गया होगा समझ में, है ना। तो हम बोल सकते हैं जब सर्किट ओपन हो, ठीक है, और बैटरी लगी हुई हो या बैटरी ना भी लगी हुई हो और सर्किट ओपन हो, उस टाइम पर जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर जो मैं कहूं कि बैटरी लगी हुई है, यहां से करंट जाना शुरू करा, यानी कि चार्ज भी चल गया होगा, तो अब तो इसका कुछ पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस होगा बैटरी का। तो अब तो ईएमएफ तो बचा नहीं, क्या बची, वोल्ट बची, है ना। और ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज। क्यों, ईएमएफ हमेशा बड़ा ही होगा, सही बात है, टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी। लेकिन जब चार्ज चल दिया तो उस टाइम पर क्या, वोल्टेज। उस टाइम जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आ गया होगा समझ में। जब करंट जाने लगे बैटरी से तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जब करंट ना जाए तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्या, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। उस टाइम पर ईएमएफ बोला जाता है बैटरी का। एक चीज आपने देखी होगी, एक चीज, अभी हमने बोला ये कंटेनर था और इसमें हमने ये रखा था, इसको यहाँ रख दिया था, यहाँ रखने के बाद ये ऐसे इलेक्ट्रॉन गए थे। अब ये बीच में जो वर्क होता है तो इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी पैदा होता होगा, बिल्कुल होता होगा, है ना। सॉल्यूशन है तो रेजिस्टेंस तो होना जरूरी है, सॉल्यूशन है तो रेजिस्टेंस होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर जो बैटरी के अंदर है रेजिस्टेंस, अगर जो बैटरी के अंदर है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब आप बैटरी खरीद करके लाए दुकान से 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट यानी कि 15 ईएमएफ की बैटरी। ईएमएफ में आती है बैटरी क्योंकि उसमें यानी कि 15 वोल्ट ईएमएफ, यूनिट वोल्ट ही होगी ईएमएफ की, यूनिट वोल्ट ही होगी। तो 15 ईएमएफ की आप बैटरी खरीद करके लाए दुकान से, लेकिन जब आपने उसको सर्किट में यूज करा तो 15 ईएमएफ का करंट नहीं देती है। 15 ईएमएफ का लो मैंने लगा दिया इसको सर्किट में, यहाँ पर लगा दिया मैंने बल्ब, क्या लगा दिया भाई, बल्ब लगा दिया मैंने यहाँ पर, और ये 15 वोल्ट की थी, 15 वोल्ट की। लेकिन जब मैंने इसको सर्किट में लगाया तो ये जब मैंने एमीटर यहाँ से चेक किया तो 15 वोल्ट वोल्टेज चेक करी मैंने यहाँ से, तो 15 वोल्ट ना दे करके, 15 वोल्ट ना दे करके इसने दिया भाई मेरे को 12 वोल्ट। कितना दिया, 12 वोल्ट। तो इसका मतलब वो 3 वोल्ट कहां पर गया, वो 3 वोल्ट कहां पर गया। अरे अभी तो बताया था इसके बीच में रेजिस्टेंस होता है ना, इसके बीच में रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ था, टोटल ईएमएफ, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है जिसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या, इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, यानी कि बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस, रुकावट देखो हर जगह पर होती है। इसी तरीके से बैटरी जब यहां से इधर से वर्क कर रही होती है तो उसको भी थोड़ी दिक्कत आती है। किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में जो दिक्कत आती है, अगेंस्ट वर्क करने में, उसके वजह से यानी कि एक रुकावट पैदा होती है। और रुकावट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है उसको। तो बातें समझ में आई होंगी आपके, ठीक है? बताएं इसको। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर से इसको बनाते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। ये मैंने दो रोड ले ली, ठीक है? इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं कहूं मैंने इलेक्ट्रोलाइट इतना ही लिया, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सॉल्यूशन इतना ही लिया। अगर जो सॉल्यूशन इतना है तो इधर जो रोड्स है हमारी, ये तो डीपी नहीं कर रही है इसमें, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा भाई? इंफिनिटी हो जाएगा, यानी कि करंट बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इंफिनिटी। लेकिन अगर जो मैं बात करूं कि मैंने इसको डिप कर दिया पूरा का पूरा, इसमें पूरा का पूरा डिप कर दिया, तो अब तो कंप्लीटली डिप है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत कम हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मीडियम डिप करोगे तो मीडियम रहेगा, यानी कि ना ही थोड़ा ज्यादा ना ही कम रहेगा। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है भाई? किस किस पर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है कि इफेक्टिव सरफेस एरिया इमर्ज्ड, यानी कि इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया अपने सॉल्यूशन में कितना इमर्ज्ड करा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। किस पर? उस पर डिपेंड करता है। एक यानी कि कितना सरफेस एरिया इसका डिप करा गया है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? दूसरा करता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की आपने कंसंट्रेशन कितनी ली हुई है। अब आप कह दो, पहले तो आपने बोला था कि रोड को ही हमने ऊपर रखा हुआ है, अब आप कह दो कि रोड को तो पूरा डिप करा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन इतना सही है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इतना सही है, तो अब क्या भी पूरी तरह से वर्क करेगा? नहीं करेगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि क्या हमें क्या करना पड़ेगा अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करना है? तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट भी अच्छे से लेना पड़ेगा, सफिशिएंट लेना पड़ेगा, जितना इसके लिए जरूरत है पूरा का पूरा, ताकि चार्ज पार्टिकल आराम से करंट फ्लो कर पाए। क्या कर पाए? आराम से करंट फ्लो कर पाए। तो बातें समझ में आई होंगी। किस पर डिपेंड कर रहा है? दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड कर गया। और किस पर डिपेंड करेगा? हो सकता है ये बेकार मटेरियल की बनी हो रोड, है ना, ये दोनों रोड बेकार मटेरियल की बनी होगी, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है। किस पर? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। और दूसरी तीसरी बात किस पर डिपेंड करेगा भाई? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट आपने बढ़िया लिया, ये भी पूरा डिप करा हुआ है अच्छे से, है ना, भरा हुआ भी है ऊपर से, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ही बेकार नेचर का हो, इलेक्ट्रोलाइट ही बेकार नेचर का हो, तो क्या बात बनेगी? कुछ बात नहीं बनेगी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट भी आपका बढ़िया होना चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? मैं बोलूं तो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है। हम बोलूं इतना बड़ा कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स रखी हुई हैं, तो इसको भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, इधर से इधर आएगा, और जब ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ेगी तो रेजिस्टेंस बीच में ही तो होता है, इंटर रेजिस्टेंस, तो इंटर रेजिस्टेंस क्या बढ़ जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से? उसको अब ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी, है ना, यानी कि ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगी उसके रास्ते में, तो इंटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि गैप बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है, गैप बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड्स पर भी डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करेगा? और करेगा आपका टेम्परेचर ऑफ द सेल, है ना, टेम्परेचर ऑफ द सेल। ये चीज मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस में बता चुका हूं, इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी बता चुका हूं, है ना। वहां पर हमने सभी चीजों को, कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, सभी को बताया था। अगर जो नहीं देखा है तो पिछला ही वीडियो है, जाकर के देख लो, सबसे पहले जाकर के देख लो। यानी कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर पर अब तक यही पढ़ा रहा हूँ पूरे के पूरे इसमें कि टेम्परेचर पर कैसा डिपेंड करता है। तो यानी कि अब तक मैंने अगर जो आपको ये सब चीजें बताई हैं, इलेक्ट्रोलाइट पिछले बार पढ़ाया था, तो ये चीज अब आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग, क्या हो गया? सेल भी होगा हमारा, ईएमएफ भी होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। बचा क्या? डेरिवेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस शो कैसे करते हैं?
भाई ये तो हमने दिखा दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में होता है, लेकिन अगर जो बैटरी ये है तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भाई अंदर होता है, अंदर तो हम लोग दिखा नहीं सकते, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को छोटा सा बराबर में बना दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये जो स्मॉल r है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, किसका, बैटरी का, तो छोटा सा साइड में बना दिया जाता है, ठीक है, आ गया होगा। अब करेंगे डेरिवेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन क्या है आखिरकार, ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन यानी कि किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेरिवेशन क्या है, इस बात को पता करेंगे। अच्छे अगर जो मैं बोलूं एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, और यहाँ लगाई बैटरी, तो बैटरी का हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा इस साइड दिखाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की साइड में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब मैं बोलूंगा भाई टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बैटरी का, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो सीरीज में है, तो मैं कहूंगा R प्लस के स्मॉल r इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू IR, और R की जगह क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR प्लस IR प्लस IR। अच्छा V की जगह क्या लिख दें यहाँ पर, V की जगह मैंने बोला भाई सर्किट है ओपन, हम जा रहे हैं EMF के टर्म्स में निकालना, किसकी, EMF की। तो सर्किट अगर जो ओपन है, सर्किट अगर जो ओपन है तो EMF हो जाएगा E, और ये आ जाएगा E की टर्म्स में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फिर लगा दो, V इज इक्वल टू IR इन V प्लस IR, V प्लस IR। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, EMF V प्लस IR, EMF इज इक्वल टू V प्लस IR, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा IR इज इक्वल टू E माइनस के V, ठीक है। इसको इधर लेकर के आ गए, इसको इधर लेकर के चले गए, ऐसी बात, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। R निकालना है हमारे को, तो भाई E माइनस के V बाय R, I, E माइनस के V बाय I। अभी हमने ये प्रूफ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से इसकी वैल्यू रख दो, किसकी, I की, ठीक है, I की किससे, ओम्स लॉ से। तो R इज इक्वल टू हो गया भाई E माइनस के V, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R, क्या आ जाएगा, और ये R उठ करके कहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, तो मैं बोलूंगा R, क्या भाई, R E माइनस के V, और V को ले लिया अंदर। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो R इज इक्वल टू R, ठीक है। अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, E बाय V माइनस और V बाय V, यानी कि V बाय V हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा, तो मैं सीधा ना बोल दूं 1, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का आ गया आपके पास फॉर्मूला, किसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, किसका आ गया भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। अगर जो इफ R इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो 0 हो, तो अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था IR, क्या पढ़ा था, V प्लस IR। तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, बिकॉज अगर जो R 0 है, और ये भी बोल सकते हो आप I करंट ही ना जा रहा ही हो, तो उस टाइम पर आप जानते हो E इज इक्वल टू V होता है, यानी कि वोल्टेज होता है टोटल, वही क्या होता है, वही क्या होता है, EMF ऑफ द बैटरी होता है। क्या होता है, EMF ऑफ द बैटरी। कब, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो या I 0 हो। यानी कि इस बात से हमें एक चीज और पता लगती है, एक बात और पता लगती है कि भाई जो EMF की जो वैल्यू रिड्यूस होती है, किसकी, EMF की जो वैल्यू रिड्यूस होती है करंट चलने पर बैटरी से, हम बोलते हैं भाई जब सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि की हमने लगा दी सर्किट में यहाँ पर, तो करंट चलने लग जाएगी, और उस चलने की वजह से क्या होगा, उस चलने की वजह से क्या होगा, वो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ही ना हो सेल में, इंटरनल रेजिस्टेंस ही ना हो सेल में, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू V ही रहेगा, E इज इक्वल टू V ही रहेगा, इक्वल टू। तो ये जो यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, तो बनता किसकी वजह से है, ये बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस के। अगर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ही बैटरी में ना हो,
इंटरनल रेजिस्टेंस ही बैटरी में ना हो तो हमेशा ईएमएफ ही होगा, है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बात से हमें ये बात और पता लग गई। ठीक है, चलो इतनी बातें आपने सीख ली। लो आगे दिखाते हैं आपको एक दो ग्राफ और फिर इस लेक्चर को करते हैं खत्म और कल पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। अभी तक रजिस्टर पढ़ा, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। क्या? सेल्स। अच्छा, तो अभी हमने पढ़ा कि भाई ई यानी कि किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, और तो किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब तक हमने नहीं बताया, सारी चीज दिखाई है आपको, यानी कि आर पर डिपेंड करेगा। पिछले अभी जो केस करा बिल्कुल जस्ट अभी इससे पहले, उससे हमारे को पता लगा, यानी कि आर अगर 0 हो जाए तो वी क्या होगा, हमेशा ई ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ई जो है वो आर पर डिपेंड करता है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं आर पर नहीं डिपेंड करता, कैपिटल आर पर तो डिपेंड नहीं करेगा। तो हम बोले कि ग्राफ बिटवीन ई, ग्राफ किसके बीच में बनाए, ई एंड कैपिटल आर के अगर बीच में ग्राफ आ गया कभी एग्जाम में, यानी कैपिटल आर के बीच में, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये ई, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो कैसा आ जाएगा ग्राफ, सीधा आ जाएगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कैपिटल आर, कैपिटल आर पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात वो कहता है, एक ग्राफ और आता है, कहता है V और I में ग्राफ बनाओ, यानी कि V और I में ग्राफ बनाओ, किसके लिए, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैं एक फॉर्मूला पढ़ा V प्लस IR। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आता है ना इसके अंदर, यहीं से तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था, तो मेन फॉर्मूला तो यही माना जाता है वैसे। ठीक है, तो यहां से अगर जो यहां से आपको V और I में क्या बताना है, ग्राफ बताना है, तो मैं क्या करूंगा, IR इज इक्वल टू E माइनस के V, क्या, IR E माइनस के V। एक मिनट, इसमें आप किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, V और I के बीच में बना रहे हो ना। तो मैंने कहा V इज इक्वल टू, V को एक साइड रखो, उससे भी हो जाता है, तो इसको ले जाओ उधर की साइड में, E माइनस के IR, क्या आ गया, वही E माइनस के IR आ गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये पूरा फैक्टर उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और जितना ज्यादा ये होगा उतना ही कम ये पूरा फैक्टर होगा, क्योंकि ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को, यानी कि ये पूरा फैक्टर क्या हो रहा है, इसमें से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। कहने का मतलब ये है, ई, वी और आई में ग्राफ बनाना है हमारे को। अगर जो हमारे को V और I में ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसा जाना चाहिए, ग्राफ कैसा जाना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे आप किसको, I को बढ़ाओगे या R को बढ़ाओगे, देखो R में बन जाएगा, R I की जगह जो R हो, दोनों समझा रहा हूं। अगर जो आप चलो I को लेते हैं, हमारा I है तो, लेकिन R के साथ में पड़ेगा, I को बढ़ाओगे, I को बढ़ाओगे तो ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और ये पूरा फैक्टर बढ़ेगा, ये पूरा फैक्टर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो ये जो है ये E ये उतना ही घटेगा। क्यों भाई, इसमें से ये फैक्टर माइनस है, ये जितना बड़ा होगा इतना ही कम ये हो जाएगा, ये यानी कि इसमें से IR था, ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही ज्यादा इसमें से माइनस होगा, और ये जितना ज्यादा इसमें से माइनस होगा V की वैल्यू क्या होने वाली है, उतनी ही कम आने वाली है। तो समझ पा रहे हो, ये I जितना ज्यादा होगा, यानी कि I जितना ज्यादा होगा, I जितना ज्यादा होगा, ये पूरा फैक्टर उतना ज्यादा होगा, और ये पूरा फैक्टर जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा माइनस होगा E में से, ये उतना ही ज्यादा माइनस होगा E में से, और ये जितना ज्यादा E में से माइनस होगा, V की जो वैल्यू है, V की जो वैल्यू है उतनी ही कम आएगी। किसके बढ़ने पर, I के बढ़ने पर V की वैल्यू कम आएगी। और मैंने बताया आपको, यानी कि तो डिक्रीजिंग ग्राफ आना चाहिए, तो डिक्रीजिंग ग्राफ मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा। यानी कि डिक्रीजिंग ग्राफ 3 तरीके के होते हैं, एक ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है, थर्ड हमारा ये वाला होता है, और हमारा ग्राफ बनेगा इस बार ये वाला, ये वाला। क्यों मैंने बताया था, जब इक्वेशंस की फॉर्म में इक्वेशन हो, इक्वेशंस की फॉर्म में हो हमारा जो फॉर्मूला है, तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि प्लस माइनस यूज हो रहे हो, तो हमारा ग्राफ ये वाला बनता है। तो हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा भाई, पर ये वाला, ये टच नहीं होता, पूरा ध्यान रखना, थोड़ा सा नीचे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा नीचे छोड़ देते, तो V
और आई में क्या हो गया, ये ग्राफ बन गया। तो यहीं पर करते हैं आज के लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।